जय हिंद डियर स्टूडेंट। 2020 का जो हमारा सीरीज चल रहा था उस सीरीज में आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में आगे चल रहे हैं। आज हमारा जो सेकंड पार्ट हम लोग 2020 का शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों इस सीरीज का अगला जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है बच्चों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है, यानी कि ड्राई फार्मिंग एक वर्ड यूज हम लोग करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र बच्चों भारत में जहां 70 या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे एरियाज इंडिया के जहां पर 70 से 75 सेंटीमीटर से 70 टू 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, वहां पर बच्चों हम कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं, ड्राई फार्मिंग करते हैं, यानी कि ऐसी फसलें जिनमें बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता ना हो। तो आप देखेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू एरिया विद रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 75 सेंटीमीटर, यानी कि भारत के उन क्षेत्रों में जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसलिए आपने देखा होगा इन क्षेत्रों में अधिकांशतः हम लोग कोर्स ग्रेन मोटे अनाज की खेती हम लोग थोड़ी ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो सूखा संभावित क्षेत्र श्रेणी से वर्जित होने के लिए, यानी कि आपको ड्रॉट एरिया से क्या करना है, बचना है। ड्रॉट प्रोन एरिया से यदि आपको क्या करना है, बचना है, तो सूखा संभावित श्रेणी से वर्जित होने के लिए किस क्षेत्र की सकल फसल क्षेत्र, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि उस लैंड का कितना परसेंट लैंड हम लोग एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन वहां करवा रहे हैं, ताकि वो क्षेत्र किससे बच जाए, सूखा संभावित क्षेत्र से बच जाए। तो बच्चों इस तरह के क्षेत्र से हमें बचाने के लिए उस भूभाग का लगभग 30% या उससे अधिक भूभाग यदि किससे है ना, यदि वहां पर क्रॉप से, यदि हम क्रॉप का वहां पर क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वो भाग किससे होने से बच सकता है, सूखा क्षेत्र होने से बच सकता है। यानी कि 30% वहां का जो लैंड एरिया होगा वो कैसा होना चाहिए, क्रॉप के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, फसलों के उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए, सिंचाई के साधनों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो क्षेत्र किससे बचा सकता है, वो ड्रॉट प्रोन एरिया से, सूखा संभव क्षेत्र से बच सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो बच्चों अब मैं आपसे कहना चाहूंगा विंड्स और ओशन करंट भी दो ऐसे टॉपिक है हमारे जो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव एक आध साल के बीच में रिपीटेड होते रहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले पेपर में लगभग हम लोग को 2 क्वेश्चन ओशन करंट से, जलधाराओं से मिलेंगे। तो हम लोगों से पूछ रहा है इनमें से कौन सा ओशन करंट पैसिफिक ओशन का नहीं है, प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी नहीं है। तो यदि आपने प्रशांत महासागर में देखा होगा तो एक क्यूरोशिवा की जलधारा मिलती है हमें जापान के पास में, एक हम लोगों को सुशीमा की जलधारा मिलती है, ये जापान के पास में, जापान के नीचे है, एक अलास्का की जलधारा हम लोगों को मिलती है प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया की जलधारा मिलती है हम लोगों को, कैलिफोर्निया के अलावा क्यूराइल की जलधारा मिलती है, क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल के अलावा ओशियो या ओखाटस्क की जलधारा मिलती है, ओशियो या ओखाटस्क की जलधारा मिलती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो पेरू की या हम्बोल्ट की जलधारा मिलती है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो एक हमें मिलेगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या न्यू साउथ वेल्स, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ये सारी जो जलधाराओं के मैंने नाम लिखे हैं सब पैसिफिक ओशन की, कुछ वार्म है कुछ कोल्ड है। ठीक है, तो आप देखो ओशियो या ओखाटस्क की जलधारा भी पैसिफिक ओशन की है, अलास्का भी पैसिफिक ओशन की है। अंगुलास का यदि नाम आपने सुना होगा तो अफ्रीका, जब महाद्वीप हम लोग पढ़ते तो अफ्रीका महाद्वीप में जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, उस साउथ अफ्रीका कंट्री में हम लोग देखेंगे उसका एक बिंदु है केप टाउन और दूसरा में बिंदु मिलता है केप अंगुलहास। तो केप अंगुलहास जो है, ये केप अंगुलहास आपको कहाँ मिलता है, दक्षिण अफ्रीका के साउथ में, साउथ अफ्रीका के साउथ में मिलता है। और ये कहाँ का ओशन करंट है, इंडियन ओशन का है ना, ये इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का ओशन करंट है, इसलिए ये पैसिफिक ओशन का नहीं है। और बाकी सब आप देख रहे हैं जो मैंने नाम लिखा है, कैलिफोर्निया भी है, ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा भी है, अलास्का की जलधारा भी है, ओशियो या ओखाटस्क भी है, लेकिन अंगुलास नहीं है। अंगुलास कहाँ का, हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का है। ठीक है, तो याद रख लेंगे हम लोग, अंगुलास कहाँ का है, इंडियन ओशन का है और वार्म ओशन करंट है। नेक्स्ट हम लोग देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। मानसून की बात हो रही तो सीधा सा हम लोग हमारा लॉजिक लगाएंगे, साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा मानसून की बात कर रहा होगा, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही होगी। किस मानसून की बात होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून।
तो बच्चों ये दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर आके टकराता है जून के महीने में। कब आकर टकराता है? जून के महीने में आकर के टकरा जाता है। कहाँ? केरल। और लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। ये 15 जुलाई तक ये पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है मानसून, 15 जुलाई तक। और सितंबर माह में हम लोग देखेंगे इसकी वापसी होना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारे यहाँ जून से लेके सितंबर तक चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। जून से लेके कब तक चलता है? सितंबर तक। तो आप देख रहे होंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हैं, यानी कि 4 3 12 120 दिन। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 100 से 120 दिन के बीच में हमें क्या मिलेगा? साउथ वेस्ट मानसून का यहाँ पर पीरियड मिलेगा 100 से लगभग 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ना, वेजिटेशन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्वी चाइना का प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है? कहाँ का पूछा हम लोगों से? साउथ ईस्ट चाइना। तो जब आप साउथ ईस्ट चाइना की बात करेंगे तो आपने देखा होगा चाइना का जो सदर्न पार्ट है वो टच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। किसको टच करता है? कैंसर। यानी कि मोस्ट ऑफ द चाइना जो है वो लोकेटेड है किस बेल्ट में? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल में। टेम्परेट में किसमें? सब ट्रॉपिकल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ट्रॉपिकल वर्ड तो आसानी से हटा सकते थे कि 2 ट्रॉपिकल तो हो नहीं सकते, क्योंकि चाइना का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ है? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। दूसरा, क्योंकि उसके पास में साउथ चाइना सी है, येलो सी है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा? मॉडरेट क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? मॉडरेट। तो वहां पर हम लोग देखेंगे बारिश भी ठीक ठाक होगी साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस वाले रीजन में कौन सा वेजिटेशन मिलेगा? उपोष्ण प्रस्थपर्णी है ना वन, यानी कि सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेगा। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। एवरग्रीन इसलिए मिल रहा है क्योंकि साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर आप देख रहे हैं वाटर बॉडी है। और सब ट्रॉपिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लगभग 30 से 35 लेटीट्यूड के आसपास वाला रीजन है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड लोकल विंड। यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि ओशन करंट और विंड वाला जो टॉपिक भी हमारा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि यहाँ से भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमारे अल्टरनेटिव आ रहे हैं। तो विंड में हम लोगों से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोल्ड लोकल विंड है ना? शीत स्थानीय पवन है। लोकल विंड किसको बोलते हैं? तो वे पवन है जो किसी एक स्थान विशेष पर वहां टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस के कारण जनरेट होता है, ताप और दाब के कारण उत्पन्न होता है। ऐसी पवन को हम लोकल विंड या स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटा एना जो आपका एक लोकल विंड है कहाँ चलता है? तो सेंटा एना हम लोग देखेंगे चलेगा आपका जापान के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। सेंटा एना कहाँ चलता है? कैलिफोर्निया यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में। वो लगभग इसके जैसे नेचर रखता है। योमा जो कहाँ चलता है? जापान में। योमा जो कहाँ चलता है? जापान में। उसका नेचर भी इसके जैसा ही है। और ये वार्म आपका मिलेगा। चिनुक जो है रॉकी पर्वत पर चलता है। चिनुक कहाँ चलता है? रॉकी माउंटेन में। और ये भी वार्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्नो ईटर भी बोलते हैं। चिनुक को क्या बोलते हैं? स्नो ईटर। मिस्ट्रल जो है ये चलेगी फ्रांस वाले पार्ट में। फ्रांस स्पेन वाला जो रीजन है वहां पर चलेगा। और इसका नेचर कैसा है? कोल्ड है, ये ठंडी है। और लू तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान वाले रीजन में चलती है। और इसका नेचर भी कैसा है? गर्म है, वार्म है। ये भी कैसा है? गर्म है या वार्म है। तो लू वार्म हो गया, चिनुक वार्म हो गया, सेंटा एना वार्म हो गया। चल कहाँ रहा वो भी आपने देख लिया। तो आपको सिंपल सा आंसर समझ में आ गया कि सर राइट आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक कैसा विंड है? कोल्ड लोकल विंड है जो फ्रांस स्पेन वाले रीजन में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर को अलग करता है? तो आप लोगों को पता होगा कि कैस्पियन सी जो है वो 2 कॉन्टिनेंट के बीच में बाउंड्री फॉर्मेशन का काम भी कर रहा है। ये कैस्पियन सागर है मान लीजिए। इस कैस्पियन सागर को, कैस्पियन सी को विश्व का हम लोग सबसे बड़ा झील बोलते हैं। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दोनों टर्म से हम इसको नवाजते हैं। और इसकी सीमा जो है लगभग 5 देशों के साथ लगी हुई है। रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैस्पियन सागर है। और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में रशिया का कुछ पार्ट आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ब्लैक सी काला सागर है। यहाँ पर कौन सा सागर है? काला सागर है। यहाँ पर डेन्यूब, निश्चर, नीपर, डोन ये सारी नदियां जाकर के गिरती हैं। इधर आप देखेंगे तो यूराल, वोल्गा जैसी नदियां जाकर गिरेगी जो यूरोप की फेमस रिवर है। और इन दोनों के बीच में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट एल्ब्रूज। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम है काकेसस पर्वत। कौन सा पर्वत? काकेसस पर्वत।
तो आप लोग देखेंगे कैस्पियन सी को ब्लैक सी से सेपरेट करने वाला जो माउंटेन है वो कौन सा माउंटेन है? काकेसस माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? काकेसस। और ये जो एल्ब्रूज है ये हम लोग देखेंगे वहां का सबसे ऊंचा पीक है। कहाँ का? काकेसस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। लेकिन यहां पर हमसे पूछ रहा है माउंटेन, ना कि पिक। क्या पूछा जा रहा है? माउंटेन्स। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 118। निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट हमसे पूछे जा रहे? बगलिहार, दुलस्ती और सलाल जो प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पर है? तो बच्चों हम देखेंगे जो रावी नदी, इस पर तो थीन बांध है, थीन डैम है। रावी रिवर पर कौन सा डैम है? थीन। जो आपका चिनाब रिवर है, इस चिनाब रिवर पर हम लोग पढ़ते हैं बगलिहार, दुलस्ती और सलाल। बगलिहार, दुलस्ती और सलाल। और झेलम नदी पर हम देखते हैं उरी, किशनगंगा और तुलबुल। उरी, किशनगंगा और तुलबुल। उरी, किशनगंगा और तुलबुल। ये परियोजना हम लोगों को कहाँ मिल जाएगी? ये परियोजना हम लोगों को मिलेगी उरी, किशनगंगा और अब ये जो किशनगंगा है ये झेलम की सहायक नदी है, तो इसलिए किशनगंगा परियोजना कई बार हम लोगों को किशनगंगा नदी भी ऑप्शन में मिलता है। तो उरी, किशनगंगा और तुलबुल झेलम नदी पर है। ठीक है। रावी पर थीन डैम है और चिनाब नदी पर कौन सा है? बीडीएस है। बगलिहार, दुलस्ती और सलाल है। बगलिहार, दुलस्ती और सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब रिवर पर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से रिलेटेड है ना। जीवमंडल रिजर्व जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व क्या बोल रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट हमें स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व आर करेक्ट? फर्स्ट, जीवमंडल नीचे के विचार की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1973-74 में की गई थी। ठीक है, यूनेस्को ने, ना कि भारत ने। भारत पूछता तो हम बता देते कि भारत ने पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में किसको बनाया था? नीलगिरी को बनाया था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे सामने, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात बिल्कुल सही है, 1973-74 में यूनेस्को ने शुरू किया था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के सभी जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल है। बच्चों ये बात गलत है। 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास में, जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, इनमें से हम लोगों ने सिर्फ 12 जैव आरक्षित क्षेत्रों को हमने शामिल कर रखा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो देखो, द आइडिया बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को 1973-74, राइट आंसर है। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ऑल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ बाय यूनेस्को, ये गलत है। ऑल ना होते हुए यहाँ पर यदि 12 होता तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट होता बच्चों, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो आप देखें ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे? 2 और 3, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है हमारा वो कैसा है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखें आगे, निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी आर ओशियन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो डायरेक्ट सागर महासागर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो बच्चों आप देखेंगे सीरिया जो है, सीरिया की सीमा लगी होती है। इसके लिए मैं आपके लिए मैप भी लेकर आऊं, आप देखेंगे इसमें। तो जो सीरिया है, इस सीरिया की सीमा आपको दिख रही होगी, है ना। इस वाले मैप में आप देखेंगे तो सीरिया जो है वो पानी के साथ आपको बॉर्डर टच करते हुए दिखाई देगा। ठीक है। ये टर्की के नीचे सीरिया ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पर अभी हम काकेशस पर्वत देख कर आए हैं, है ना। कौन सा पर्वत देख कर आए? काकेशस पर्वत। इधर भूमध्य सागर वगैरह आपको मिल जाएगा, मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पर ही हम काकेशस पर्वत देखे हैं। कौन सा पर्वत? काकेशस पर्वत, जो किसको अलग कर रहा था? ब्लैक सी को कैस्पियन सी से, ब्लैक सी को कैस्पियन सी। और इधर सीरिया की सीमा हम किससे टच करवाएंगे? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक है। दूसरा आप लोग देखेंगे, दूसरा कंट्री हम लोगों को दे रखा अजरबैजान, तो अजरबैजान कैस्पियन सी को टच कर रहा है। तीसरा कंट्री जॉर्जिया, ये ब्लैक सी को टच कर रहा है ना। अजरबैजान, कैस्पियन सी, जॉर्जिया, ब्लैक सी, सीरिया, मेडिटेरियन सी। अब हमारे सामने ऑप्शन बचता है आर्मेनिया। तो ये आर्मेनिया दिख रहा है आपको, टर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान, और इधर नीचे ईरान के बीच में यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? आर्मेनिया। तो ये जो आर्मेनिया है इसकी सीमा हम लोगों को कहीं भी आप देख रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट कोई सी और ओशियन के साथ टच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्वेश्चन देखिए, इसमें सीरिया दे रखा है, जॉर्डन है, अजरबैजान है और आर्मेनिया है। तो बच्चों आर्मेनिया जो कंट्री है ये किसी भी ओशियन या सी के साथ में डायरेक्ट टच में नहीं है, यानी कि ये किसी भी ओशियन या सी के साथ में अपना बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है। तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? आर्मेनिया। क्या होगा? आर्मेनिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने 2020 के हमारे जो क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा बच्चों वो होगा 2019 का सेकंड वाला पेपर होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए अच्छे से, ये सीरीज का आप जरूर बेनिफिट ले रहे होंगे बच्चों। आपके कुछ डाउट हो, आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जरूर उनके लिए कुछ प्रयास करूंगा, कुछ उनके लिए वीडियो लेक्चर भी मैं लेकर आऊँगा। मिलते एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।